नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने आज 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले में ईडी उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक में मौजूद है। दिग्गजों को चुनाव लड़ाने पर चर्चा की जा रही है। आज 18 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है, तो ये बैठक शुरू हो गई है। पीसीसी दिग्गजों को चुनाव लड़ाने के लिए इस पर मंथन किया जा रहा है। आज 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। भोपाल में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस बैठक में मौजूद हैं। किन दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में चर्चा हो रही है। 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। तो भोपाल में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आज 18 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। दिग्गजों को चुनाव में उतारने को लेकर मंथन चल रहा है इस बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बात कहते हैं, मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा, ये बैठक, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ पा रही हैं? दीपा, देखिए, आपको बता दें कि जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो अब तक नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में लगातार ये जो बैठक का दौर है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज ये बात कही जा रही है कि अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी कई नेता इस बैठक में जुड़े हैं। जैसे कि अगर बात करें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह जो है वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके
अलावा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, ये सभी लोग जो हैं चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं हो रही है, क्योंकि ये बात कही जरूर जा रही है कि तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारना चाहती है, लेकिन जो नेता है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए इस जो रणनीति है वो तैयार करने के लिए वर्चुअली ये बैठक की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। जी बिल्कुल दीपा, जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, क्या ये मान मुनव्वल बन पाएगा, मना पाएंगे उन नेताओं को? और कौन वो दिग्गज होंगे जो 8 जिनका नाम आज ऐलान किया जा सकता है? क्या लगता है, उम्मीदें किनकी बनी हुई हैं, किन दिग्गजों के नाम आगे चल रहे हैं दीपा? देखिए, अगर बात करें तो आज भी नामों की घोषणा नहीं हो पाएगी। जो कल एक बैठक बुलाई गई थी, एक बड़ी बैठक सीसी की कल बुलाई गई थी, जिसे अब डिले करके 19 तारीख को कर दिया गया है। और ये बात अब कही जा रही है कि 19 तारीख के बाद जो ये बैठक है वो होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं नाम जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखते हैं तो बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी के अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जिस पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है सोनिया गांधी, जब उन्होंने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका भी मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वाले लोगों की भी कमी है। जी बिल्कुल दीपा, यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस की टीम के जो खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो मैदान छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि कैसे इन खिलाड़ियों को एक टीम बनाकर कांग्रेस उतार पाएगी दीपा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है और यही कारण माना जा रहा है महत्वपूर्ण कि अब तक जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई है। और ना ही जिस तरह से चुनाव कैंपेन की शुरुआत अब तक हो जानी चाहिए थी, अभी तक कांग्रेस केवल बैठकों में ही उलझी हुई है। कह सकते हैं प्रत्याशियों के नाम को लेकर ही फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और मुंबई में कल देर रात एमवीए की अहम बैठक हुई। तीनों पार्टियों की जिम्मेदार नेता मौजूद रहे इस बैठक में। नेहरू तरंगन में शरद पवार की मौजूदगी में यह बैठक हुई और बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तैयार किया गया है और राहुल गांधी की सभा के बाद आज अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तो ये कल देर रात बैठक हुई है एमवीए महाविकास अघाड़ी की ये बैठक, और बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बात बनती हुई नजर आई है, लेकिन इनका अभी ऐलान नहीं हुआ है, दिग्गजों का ऐलान नहीं हुआ है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी और मुंबई में ये कल देर रात महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई जिसमें कई दिग्गज मौजूद रहे। शरद पवार भी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन किन दिग्गजों को लेकर कैसे सीट शेयरिंग पर फार्मूला पर बात बनी है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि कल देर रात ये बैठक हुई है महाविकास अघाड़ी की और इसमें कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शरद पवार के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए और शरद पवार की मौजूदगी में ये बैठक हुई। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उद्धव गुट, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला तैयार किया गया है, कैसे सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि ये मामला बीच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था यहाँ पर। और उसके बाद ये कल देर रात बैठक हुई। बैठक में कई चीज़ों को लेकर चर्चा भी हुई, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है और लेकिन अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया है कि फार्मूला क्या तैयार किया गया है, कैसे ये महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार किया गया। लेकिन कल देर रात ये बैठक हुई, शरद पवार की मौजूदगी में ये बैठक हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर भी इस पूरे बैठक में चर्चा की गई, मंथन किया गया कि कैसे सीट शेयरिंग की जाए। और मुंबई में ये बैठक हुई जहां पर तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे, चाहे संजय राउत की बात कर ली जाए, शरद पवार की बात कर ली जाए। इस बैठक में दिग्गज नेताओं के बीच में ये बैठक हुई और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट है, दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट है। तीनों में सीट शेयरिंग को लेकर बीच फंसा हुआ था, जिसको लेकर ये बैठक हुई है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, कल ये एमवीए की बैठक हुई, महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ पाई है? क्या सीट शेयरिंग के फार्मूले पे बात बन पाई है या अभी नहीं? मुरारी जी बिल्कुल जो है देर रात जो है शरद पवार के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी। शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार के अलावा कांग्रेस के जिम्मेदार नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक का यही मकसद था कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उसे सही तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि जब राहुल गांधी की सभा आज शाम को खत्म होगी, उसके बाद जब बैठक होगा तो उस बैठक में राहुल गांधी के समक्ष जो है सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बनाई जाएगी। इस चीजों को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। बड़ी बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर की जो बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी है, उनके नेता जो है इस बैठक में शामिल नहीं थे। अब ऐसे में अटकनें लगाई जा रही कि क्या राहुल गांधी के बात करने के बाद ही बहुजन वंचित अघाड़ी अंबेडकर को सीट मिलेगी, गठबंधन में रहेंगे, या फिर उन्हें अकेले ही मैदान में उतरना होगा। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन अगर बात एमवीए की जाए तो पेच फंसा हुआ है, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि क्या संकट मोचन बनकर शरद पवार आगे आएंगे, तीनों पार्टियों के बीच में बराबर सीट शेयरिंग हो पाएगी या फिर मामला फंसेगा? मुरारी देखिए, शरद पवार महाविकास अघाड़ी के लिए वास्तव में कहा जाए तो ये भीष्म पितामह की भूमिका समय समय पर निभाए हैं, चाहे उद्धव को सरकार बनानी रही हो या फिर अजित पवार के पार्टी छोड़ने के बाद भी सुप्रिया सुले के साथ पार्टी को खड़ा करने में। अब ऐसे में देर रात की जो बैठक थी, ये बैठक जो है शरद पवार के नेतृत्व में बैठक थी। शरद पवार खुद इस बैठक में हिस्सा लिए थे और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनके हाथों में पेन और डायरी है, वो कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कोई बयान सीट शेयरिंग को लेकर के अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अपने आखिरी चरण पर है। राहुल गांधी की सभा के बाद जब राहुल गांधी इन नेताओं के साथ तीनों पार्टी साथ बैठती है तो उस पर क्या सहमति बनती है, यह इंतजार करना होगा। जी मुरारी, यहाँ पे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर कांग्रेस की बात की जाए, शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए, एनसीपी की बात की जाए, तो तीनों की डिमांड क्या है सीटों को लेकर महाराष्ट्र में? देखिए, शिवसेना उद्धव गुट साफ तौर पर इन गठबंधन में अपने आप को सबसे बड़े रूप में देख रही है। शायद यही वजह है कि वो 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि वो अकेले एनसीपी के साथ चुनाव लड़ते थे तो 25 से 24 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। ऐसे में 18 से 15 सीट उन्हें भी चाहिए। हालांकि बहुजन वंचित अघाड़ी को इन्हीं दोनों नेताओं को अपने अपने पाले से टिकट कर उन्हें टिकट देना है अगर गठबंधन में बहुजन अघाड़ी को लाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बहुजन वंचित अघाड़ी आती है तो सीट शेयरिंग कितना होगा? कांग्रेस 15-15 पर अगर चुनाव लड़ती है, 15 सीट पे कांग्रेस और 15 पे उद्धव गुट लड़ते हैं, तो बाकी जो सीट बच रहे हैं उसमें क्या राष्ट्रवादी शरद पवार क्या 6 गुट पे लड़ते हैं, और क्या जो 10 सीट की मांग प्रकाश अंबेडकर कर रहे हैं उन्हें क्या 6 से 8 सीट में मनाया जा सकता है? इन तमाम पहलुओं को सुलझाने के लिए हम बैठक मानी जा रही थी और मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे मुरारी ये भी कहा जा रहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो भी लगभग 2 सीटें मांग रही है, तो ये फार्मूला कैसे तैयार किया जाएगा? इधर शिवसेना उद्धव गुट को भी मनाना है, कांग्रेस को भी, और एनसीपी शरद पवार जो संकट मोचन बनकर बैठे हुए हैं। कैसे ये फार्मूला तैयार किया जाएगा? कैसे सबको एक साथ लेकर चल पाएंगे? यहाँ पर ये बड़ा कठिनाई की बात है या यूं कहे कि चुनौती है इसके लिए? नहीं, ये चुनौती बहुत बड़ी है महाविकास अघाड़ी के लिए, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट चाहती है कि जितने सांसद उनके महाराष्ट्र में 18 के 18 सीट जो उनकी थी वो 18 सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। अब ऐसे में अगर 18 सीट उन्हें दिया जाता है तो साफ जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी 18 सीट की दावा करती है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि शरद पवार कितनी सीट पर लड़ेंगे, बहुजन वंचित अघाड़ी को कितनी सीट देंगे? तो ये सीट शेयरिंग का फार्मूला कहीं ना कहीं शिवसेना को भी बैक फुट पे आना होगा और को भी बैक फुट पे आना होगा। उसके बाद ही ये महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है इस पर सीट शेयरिंग का फार्मूला बन पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए।
और महाराष्ट्र के इंदिरापुरम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 से 7 की संख्या में आए हमलावरों ने पहले गोली मारकर हत्या की, उसके बाद कोयते से कई बार उसके ऊपर वार किया गया है और पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही खरगोन जिले में नगर पालिका नगर परिषदों पर लगे राजनीतिक पोस्टर हटाए गए हैं। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर नहीं लगना होने चाहिए और इसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन की तरफ से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है। संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई और इसके साथ ही लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा। जो मुख्य इलेक्शन है उसमें आज से अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसी के संदर्भ में आज सभी पत्रकार गणों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आचार संहिता के दौरान क्या क्या गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और क्या क्या इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत इलेक्शन जो होगा वो हमने अभी कहा गया है, बताया गया है। संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो एक जैसा समान जो इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। इससे आदर्श आचार संहिता लागू होती है और पुलिस विभाग की टीम अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता के नियमों को प्रभावित कर रही है और उनको लागू कर रही है ज़िले में। आज हम लोग संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां जो आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित है तो उन पे पुलिस प्रशासन की टीम अन्य विभागों के साथ में मिलकर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अवैध शराब की गतिविधियां हों या अन्य प्रकार मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली संबंधित गतिविधियां हों या बिना अनुमति के कोई ऐसा गतिविधि कोई व्यक्ति संचालित कर रहा है जिसका कि आदर्श आचार संहिता के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है तो निश्चित रूप से। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बाहर से आने वाले लोगों को स्टेशन से उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूट किया करते थे। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज और कार को ट्रैक करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने पर बदमाशों ने पड़ाव क्षेत्र में भिंड के युवक को लूटने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। एक घटना रिपोर्ट हो गया था पुरानी छावनी थाने में। एक व्यक्ति उनको मोरेना जाना था, वो ट्रेन में सुबह ट्रेन में आ गया था, उसको एक सियाज गाड़ी में बिठा दिया और रास्ते में ये बोल दिया कि ये गाड़ी में आगे चेकिंग होने वाला है, आपके पास कुछ पैसा है तो हमें दे दो। फिर उसको वो चेकिंग के डर बना के उससे पैसे लिया और उसके कवर्धा में साधराम यादव के परिजनों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोंगड़िया मिलने पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद प्रवीण तोंगड़िया ने बयान देते हुए कहा कि भारत में हमारे बेटे सरकार ने वाले जिहादियों से अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। हमने भव्य राम मंदिर तो बनाया लेकिन साधराम यादव को बचा नहीं पाए। प्रवीण तोंगड़िया ने आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने में फांसी देने की मांग की है और आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की बात कही है। साधराम की नृशंस हत्या की घटना सबके लिए दुखद, उनके परिवार के लिए। मुझे पता चला तो यहां आया। उनका अर्थ है कि भारत में हमारे बेटे सर काटने वाले जिहादियों से अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। यह छत्तीसगढ़ कवर्धा के साधराम जी हो या उदयपुर के कन्हैया हो या महाराष्ट्र के अमरावती के उमेश कोल्हे हो, ये जिहादियों के सामने सुरक्षित नहीं हैं।
और उत्तराखंड में अब एक बार फिर से पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। नैनीताल में भी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर के पर्यटन कारोबार में उत्साह दिखाई दे रहा है। पर्यटकों की भीड़ से बाजार और पर्यटन स्थल गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होते ही नैनीताल के नाविकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के नाविक जोर शोर से नाव निर्माण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमें एक तो काम कम है, इधर को फर्स्ट जमीन तो ये है, हल्का काम है। और दूसरा ऐसा है, ये मौसम जो है हमारा जो है बोट बनाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। कभी मौसम साफ तो कभी उसमें जो है इसमें लकड़ी को जो है हमारा नुकसान कम होता है। और टाइम हम जैसे कि और टाइम में करें, जैसे अगस्त में या सितंबर में, इस अगस्त में इसमें जिसमें उसमें धूप तेज़ी होती है, उसमें बोट की लकड़ी फटने का हमारा डर रहता है। तो इसलिए ये काम ज़्यादातर इसी महीने में होता है सर। ये हम ज़्यादातर जनवरी से ये फरवरी से लेके इधर मार्च अप्रैल तक 2-3 महीना काम ये पूरा रहता ही है। उनकी लकड़ी जो है इसलिए महत्व की आती है, एक तो नंबर एक तो वो हल्की होती है, सूखने के बाद कुछ हल्की है, और दूसरा जो बैंड हो जाती है पूरी नाव बनाने के लिए, बैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहती है। ये जो हमारी बोटें हैं ये पानी में चलती हैं, इसमें लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि लोहा जो है जल्दी जंग पकड़ जाता है। और जो कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, ये इसमें जंग नहीं होता है। जंग नहीं होने के कारण इसमें लकड़ी जो है सेफ रहती है। ये जो डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए हमारे इसमें जैसे पोटीन है, साल की राल लगती है, उसमें ये आपको अलसी का तेल मिक्स करके हम उसको बनाते हैं। रहता है आदमी को एक आस रहती है कि साल में अपना जो है, साल में जो एक बार सीजन चलता है गर्मियों का, उसमें आस रहती है कि घर की स्थिति की जो थोड़ा बहुत रहती है उसकी संतुलन बना रह करके। तो उस बीच में अब उससे 1-2 महीने पहले ही ये बोटें निकाली जाती हैं, जो उसमें टूट फूट होती है, या जाड़ों में, या बरसातों में हवा में जो डूब जाती हैं, या हवा तूफान से नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत इस बीच में कराई जाती है। तो गर्मियों में ताकि कुछ नुकसान ना हो, तो अच्छी रहती है। हर किसी की आस रहती है कि सीज़न अच्छा जाए, हर किसी का, हम भी चाहते हैं कि सीज़न हर किसी का अच्छा जाए, तो भरण पोषण और परिवार जो है अच्छे से बच्चों। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोई कमी न रह जाए। साथ ही कहा कि आदर्श आचार संहिता पर पूरी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने तथा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।